हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिश्रा है एंड वेलकम इन एजिलास आईएएस। आज तारीख है 19 जनवरी 2026। आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल हम कवर करेंगे। तो जो पहली न्यूज़ है, जो फ्रंट पेज की न्यूज़ है द हिंदू की, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क में गवर्नमेंट कर रही है कंस्ट्रक्शन। देखिए, अब जब ये न्यूज़ सुनोगे आप कि गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो एकदम से जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो आपके अंदर सेल है वो एकदम से एक्टिव हो जाएगी कि और गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, ऐसा करने से तो एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। जबकि काजीरंगा नेशनल पार्क तो इतना बड़ा मतलब एनवायरनमेंट का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहां पे तो बहुत सारी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज रहती है। पर ये जो काम करा है गवर्नमेंट ने, यहाँ पे एनवायरनमेंट भी बच रहा है प्लस कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही बन रहा है। देखो क्या न्यूज है, गवर्नमेंट ने अराउंड 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा है। ठीक है, 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करे गवर्नमेंट क्या बना रही है, एक हाईवे बना रही है काजीरंगा नेशनल पार्क में। पर काजीरंगा नेशनल पार्क की जमीन में नहीं बना रही है, काजीरंगा नेशनल पार्क की जमीन में नहीं बना रही है, वो ऊपर से एक ब्रिज बना रही है। ठीक है, तो कितने किलोमीटर का ब्रिज बना रही है, 35 किलोमीटर का बना रही है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद 2 सड़कें और बनवा रही है गवर्नमेंट, अमृत महोत्सव के लिए 2 सड़कें और बनवा रही है, तो उसका इन्वेस्टमेंट भी है। अब जब मोदी जी वहां गए थे तो कुछ बुराई वो कांग्रेस की करेंगे, कुछ तारीफ वो अपने बीजेपी की करेंगे। हेमंत बिस्वा साहब की उन्होंने कुछ तारीफ करी है, थोड़ा सा जूम में परेशानी आएगी तो उसे बियर करिएगा। हाँ देखो, हेमंत बिस्वा साहब की थोड़ी सी उन्होंने तारीफ करी है कि भाई एनिमल की पोचिंग बहुत होती थी यहाँ पे, उन्होंने बंद कर दी है एज यूजुअल, जैसे वो करेंगे। और कांग्रेस की थोड़ी सी बुराई कर दी है, क्रिटिसिज्म कांग्रेस, जो हमारे काम का बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमारे काम की चीज क्या है, वो ये है कि 35 किलोमीटर का हाईवे बन रहा है, और उससे भी ज्यादा काम की जो चीज है वो ये है कि काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। दिख नहीं रहा होगा, मैं बता दूं, काजीरंगा नेशनल पार्क में 2 रिवर हैं, एक नॉर्थ की रिवर है और एक साउथ की रिवर है। जो नॉर्थ की रिवर है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो काजीरंगा नेशनल पार्क के नॉर्थ से जाती है, उस रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्र। और जो साउथ से जाती है उसका नाम है कार्बी रिवर। ठीक है, कार्बी, क्लियर। ठीक है, अब दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क के रिगार्डिंग, वो क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 85 में ही बन गया था, 1985 में ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया था। ठीक है, ये वाली बात याद रखिएगा। अब उसके बाद दूसरी जो चीज है, काजीरंगा नेशनल पार्क में जो घास होती है, एलिफेंट ग्रास होती है, मतलब जो ग्रास होती है वो बड़ी बड़ी ग्रास होती है, ये दूसरी चीज है। इसके बाद तीसरी बात यह है कि काजीरंगा नेशनल पार्क के ऊपर कौन सी रिवर जाती है मालूम है, नीचे कौन सी रिवर जाती है, बीच से कौन सी रिवर जाती है, उस रिवर का नाम है डिफालू रिवर। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है, लोकल कुछ और तरीके से बोलेंगे, हम डिफालू बोल देंगे स्पेलिंग करके। ठीक है, अब इसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट होने का कारण यह है कि पहले आप ये सुन लो कि ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी आपको आराम से, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा ज्यादा। काजीरंगा नेशनल पार्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो बिग 5 एनिमल है, बिग 5 एनिमल्स है, वो यहाँ मिलते हैं। हमारे बड़े भैया राइनोसोरस, हमारे छोटे भैया एलिफेंट यहाँ मिलते हैं, वाइल्ड वाटर बफेलो यहाँ मिलती है। अब इन एनिमल्स की खास बात यह है कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब इनको सर्वाइवल में बहुत दिक्कत आ रही है, समझ में आ रहा है, वाइल्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इनके ऊपर क्वेश्चन आता रहता है। वन हॉर्न राइनोसोरस के ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन आया है कि वन हॉर्न राइनोसोरस कहाँ कहाँ मिलते हैं, इंडोनेशिया में मिलते हैं, शायद एक भी हॉर्न का राइनोसोरस नहीं इंडोनेशिया में, यहाँ पे हमारे पास वन हॉर्न राइनोसोरस है हमारा नॉर्थ ईस्ट में। टाइगर है, एलिफेंट है, ईस्टर्न स्वैम्प डियर, ये एक डियर होता है, ये यहाँ मिलता है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। ठीक है, उसके बाद एक हुलॉक गिबन, ये एक ऐप है, मतलब जैसे वो होता है ना कि बंदरों की जो पूर्वज होते हैं हमारे, वो है हुलॉक गिबन। ये आपको बहुत कम, मतलब इसके सिमिलर मिल जाएंगे, पर हुलॉक गिबन पूरे इंडिया में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही मिलेगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे गैंगेटिक डॉल्फिन भी है ये देखो आप, गैंगेटिक डॉल्फिन है,
इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये वन हॉर्न राइनोसोरस के ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, वाइल्ड वाटर बफेलो के ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक न्यूज से 3 यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज में चलते हैं। अगला न्यूज हमारी एडिटोरियल का है, करप्शन के ऊपर एडिटोरियल बनाया है, और ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा इसमें अवेलेबल है। हमने आर्टिकल 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो सेक्शन है, आर्टिकल 17 है, उसको हम एक बार देख चुके हैं ऑलरेडी। अब इस एडिटोरियल ने जस्टिफाई करा है कि क्यों, मतलब जब हम ये डिस्कस कर रहा था हमने पहले, तो मैंने ये बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि कानून सही है, कानून का मिसयूज हो रहा है, तो उसमें हमें प्रिवेंशन करना चाहिए, ये हमने देखा था पिछली बार। पर आज के जो मैंने एडिटोरियल पढ़ा है, तो उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कानून गलत है, इसको पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के हटा देना चाहिए। अब हमने आर्टिकल 17A में लास्ट टाइम देखा था ना कि 2 जज रहते हैं, उनका टाई हो गया था, एक बोल रहे हैं कि पूरा कानून आर्टिकल 17A मैं पूरा लिख देता हूं यहाँ पे, कुछ बच्चे हमारे अभी नए नए होंगे। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 17A सेक्शन, सॉरी आर्टिकल बोल रहा हूं मैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का एक सेक्शन है 17A, उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। इसका केस, इसका बैकग्राउंड ये है कि केस गया सुप्रीम कोर्ट में, किसी एक एनजीओ ने केस कर दिया इस आर्टिकल को लेके। इस आर्टिकल में इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में ये है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रिगार्डिंग अगर आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, पुलिस अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट अगर केस करना चाहती है, तो उसे पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 17A। क्लियर? आई रिपीट, अगर पुलिस को किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये कौन बोल रहा है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 17A। अब जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, मतलब जो पैटिशनर थे, जो लेके गए थे इस केस को कि साहब इसको हटा देना चाहिए, ये गलत है, इससे करप्शन बढ़ेगा, इससे, क्योंकि जो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल है और जो पॉलिटिशियन है उनकी आपस में दोस्ती हुई रहती है, और ऐसी बहुत सारी कमिटीज भी है जो इस बात को प्रूफ कर रही है, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन कर देना चाहिए। तो पर जज साहब का फैसला ये आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया कि 2 जज बैठे थे उसमें, 2 जज की बेंच थी। एक ने बोला कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दो, उसको हटा दो 17A को, बिल्कुल सही बात है, हटा देना चाहिए। एक ने बोला कि भाई कानून गलत है, सॉरी कानून गलत नहीं है, कानून का जो इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो वो तरीका गलत है, तो इंप्लीमेंटेशन सुधारना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसके रिगार्डिंग पॉइंट्स भी है, पर जो पैटिशनर है वो पॉइंट रखते हैं, और वो बहुत अच्छा पॉइंट रखते हैं। आज के आर्टिकल में जो पॉइंट है वो दिखाता हूं मैं आपको। पहला पैटिशनर बोलते हैं कि साहब 1993 में, ये कानून आज का नहीं है, पहले बता दूं मैं आपको, ये कानून पहले का ही है। 1993 में सर एक वोहरा कमेटी बनी थी, पैटिशनर जिसने कंप्लेन करी है, जिस एनजीओ ने कंप्लेन करी है, वो बोलते हैं कि साहब जो वोहरा कमेटी बनी थी 1993 में, उसने बोला था कि जो मुंबई ब्लास्ट हुआ है, जो मुंबई में ब्लास्ट हुआ है, वो इसलिए हो पाया है क्योंकि एक कनेक्शन है, किस किस के बीच में कनेक्शन है? गवर्नमेंट और गुंडों के बीच में कनेक्शन है, इसीलिए ये मुंबई अटैक हो पाया है, ये वोहरा कमेटी ने बोला है। एक पॉइंट हटाने का ये है, मतलब आर्टिकल 17 को इसलिए हटा दो क्योंकि गवर्नमेंट करने ही नहीं देगी, वोहरा कमेटी का आप पॉइंट दे सकते हो। ये मेंस में क्वेश्चन, आप इसको इथिक्स में यूज कर सकते हो, GS2 में यूज कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज जो पैटिशनर ने बोली वो ये बोली, सर ये आर्टिकल एक कानून, मतलब एग्जीक्यूटिव की तरफ से, मतलब अभी तो ये पार्लियामेंट की तरफ से कानून बना है 17A सेक्शन 17A, पहले ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन था। मतलब ये बात जनरली मानी जाती थी, मतलब मानी जाती थी। 1993 की बात कर रहे हैं हम पर, 1990s के टाइम पे, लेट 1993 से लेके 2000 के टाइम पे ये माना जाता था कि
अगर आपको हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल, अगर आपको हाई रैंक के गवर्नमेंट ऑफिशियल के रिगार्डिंग कंप्लेन करनी है आपको, तो अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है उनके अगेंस्ट, तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। ये वाली बात पहले एग्जीक्यूटिव ऐसे डिसीजन चलती थी, एक डायरेक्टिव चलता था। फिर केस आया था सुप्रीम कोर्ट में 1997 में। केस में सर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि इस बात को पूरी तरीके ये बात अब से इंप्लीमेंट नहीं होगी। अगर ये सारा जो डिसीजन है कि किसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है, किसके ऊपर नहीं करनी है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी है, वो सीबीआई की जिम्मेदारी है, वो सीबीआई का डिसीजन रहेगा। अगर किसी सेक्रेटरी, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो करेंगे, उन्हें किसी गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में बोला था, ठीक है। पर फिर गवर्नमेंट ने क्या करा सर? फिर गवर्नमेंट ने आपकी बात ना मान के एक कानून बना दिया, एक पार्लियामेंट से कानून बना दिया। देखो ये देखो सर, फिर गवर्नमेंट ने, जो पेटिशनर है वो सुप्रीम कोर्ट साहब से बोल रहा है, वो बोल रहा है कि सर जब ये एक बार आपने बोल दिया था कि सीबीआई सारा देखेगा, उसके बाद फिर से गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से कानून पास कर दिया। कौन सा कानून पास कर दिया? सेक्शन 6A ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये एक्ट पास कर दिया। और इस एक्ट में ये लिखा कि कोई भी अगर पुलिस वाला गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करेगा तो उससे पहले उसे पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये वाली बात लिख दी। इसमें ये वाली एक चीज ऐड करी थी इन लोगों ने एक्स्ट्रा, कि सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में बात नहीं हो रही थी, जो बड़े गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब जो सेक्रेटरी लेवल के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बड़े बड़े पद के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनके रिगार्डिंग बात हुई थी। यहाँ पे ये नहीं बोला था कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ बोला था कि कुछ गवर्नमेंट बड़े बड़े पद के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनके अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है पुलिस को तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये वाला केस कानून बना दिया था। फिर आपने 2003 में आके इसको भी नलीफाई कर दिया। आपने बोला था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था। ये आपने 2 बार ऐसा कराया है, पर गवर्नमेंट ने फिर से 17A बना के फिर से यही बात इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी है सर। इसीलिए इन तीनों चारों चीजों को देख के हमें इस कानून को, इस सेक्शन को नलीफाई कर देना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देना चाहिए, ये बात बोली। देखो आप फिर से इसको जूम आउट करना पड़ेगा। देखो ये फिर पेटिशनर आखिरी में बोलते हैं, इस एडिटोरियल में पेटिशनर फिर से बोलते हैं कि सर फिर से उन्होंने सेक्शन 17A बनाया, और इस बार इन्होंने क्या करा पता है? इस बार इन्होंने ये करा कि इस बार इन्होंने ये बोला कि सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सारे ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है पुलिस को तो परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से पहले, तब जाके आप कर पाओगे। इससे पहले क्या बोला था? ओनली बिग गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर कंप्लेन करनी है तो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? गवर्नमेंट से। तो अब ये ले आए सर, डेमोक्रेटिक कर दिया सर इन्होंने, बड़ा इंक्लूसिव कर दिया इन्होंने, बहुत बड़ा काम कर दिया सर। इसलिए सर हम आपको कह रहे हैं इसको नलीफाई कर दो। तो ये केस क्या है? सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसके बारे में भी काम चल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर अभी बताया ना आपको कि ये टाई हो गया है, और अब जज साहब ने अलग अलग बात बोली है। जो नागरनाथ साहब थे उन्होंने बोला है कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देना चाहिए, पर जो दूसरे जज साहब थे उन्होंने, विश्वनाथन साहब थे, उन्होंने बोला कानून सही है पर इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका गलत है। इन्होंने एक रास्ता दिखाया है। इन्होंने ये बोला है कि ठीक है ये बात गलत होगी कि अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट कंप्लेन करना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट से पूछ लो, ये बात हो सकता है गलत हो,
पर अगर आपको गवर्नमेंट से नहीं पूछना है तो किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से पूछ लो, लाइक लोकपाल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस आर्टिकल का, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम हटा देंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉई को, अगर आप गवर्नमेंट से पूछने वाला क्लोज हटा देंगे तो बहुत सारे लोग, हर कोई उठ के गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के ऊपर करप्शन का आरोप लगा देगा, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो डर जाएगा, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई डिसीजन लेने में डरेगा, और जिसे हम बोलेंगे पॉलिसी पैरालिसिस, ठीक है। 2011 में जब लोकपाल के लिए हड़ताल हो रही थी, 2011 में जब लोकपाल 11-12 में जब लोकपाल के लिए हड़ताल हो रही थी, तब यही सिचुएशन हुई थी, पॉलिसी पैरालिसिस वाली सिचुएशन हुई थी। उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे 8 और 9 में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया था, आपको पता है, और इंडिया में उसका इम्पैक्ट इसीलिए ज्यादा हो गया था क्योंकि पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था, पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था। कैसे इम्पैक्ट ज्यादा है मैं बताता हूं, देखो इसका इकोनॉमिक एंगल देखना ही पड़ेगा। मैं बैंक है, लोन देते हैं कॉर्पोरेट को, कॉर्पोरेट्स को लोन देते हैं बैंक्स। अब कॉर्पोरेट्स को लोन मिल गया, अब कॉर्पोरेट्स ये लोन लेके क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे किसी, या डैम बनाएंगे या बिल्डिंग बनाएंगे या कुछ काम करेंगे, ठीक है। अब उन्होंने पैसे ले लिया, अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए उनको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफिशियल से, मतलब जो ये सेक्रेटरी लेवल हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, कलेक्टर साहब हैं, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। पर चूंकि 2011-12 में करप्शन के केस बहुत ज्यादा चल रहे थे, जिसकी वजह से लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो इस फैसला नहीं ले रहे थे, वो जमीन लोकेट नहीं कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट को सैंक्शन नहीं कर रहे थे, इस डर से नहीं कर रहे थे कि उन्हें डर लग रहा था कि हम पे करप्शन का केस ना हो जाए, इसलिए नहीं कर रहे थे। तो ये सिचुएशन होती है पॉलिसी पैरालिसिस की, ठीक है। तो इस वाली बात को याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाली न्यूज कवर करते हैं। अगली न्यूज है जीबीएस। ये एक बहुत सैड न्यूज है। हमारे मध्य प्रदेश में एक सिंड्रोम, एक बीमारी फैल रही है जिसका नाम है गुलियन बेरी सिंड्रोम। इसमें होता क्या है वो सुनो आप। गुलियन बेरी सिंड्रोम, देखो कुछ कारण से अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, बहुत सारे कारण बोल रहे हैं, कुछ कारण बोल रहे हैं, अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, पर मैं बताता हूं कुछ कारण से, कुछ गंदे बैक्टीरिया, कुछ वैक्सीन की वजह से, है ना, कुछ इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से हो क्या रहा है, ये सिंड्रोम, ये बीमारी हो रही है, बच्चों को, लोगों को बीमारी हो रही है, आम इंसान को बीमारी हो रही है। इसमें होता क्या है ये इम्यून सिस्टम जो होता है ना हमारा, व्हाइट ब्लड सेल का नाम सुना होगा आपने, वो जब गलत तरीके से काम करने लगता है तो ये बीमारी होती है। इस बीमारी में इंसान टेम्पररी पैरालाइज हो जाता है, टेम्पररी पैरालाइज हो जाता है, और इसमें बचने के चांसेस, मतलब अभी तक 20% लोग डेड, 20% लोगों की डेथ हो चुकी है इसमें, इसकी वजह से, इस बीमारी की वजह से मध्य प्रदेश में। मतलब 2 लोग मर चुके हैं, 18 लोग को हुआ था, 2 लोग मर चुके हैं ठीक है। अब ये है क्या, इस बीमारी में होता क्या है, मतलब पैरालिसिस कैसे हो रहा है। देखो हमारी इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मली क्या करता है, जो बॉडी के अंदर जर्म्स आते हैं उसको मारता है, जैसे अगर बैक्टीरिया आ गए, वायरस आ गए, उसे मार देगा हमारा इम्यून सिस्टम। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इम्यून सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक कर रहा है। नर्वस सिस्टम क्या करता होता है भाई, नर्वस सिस्टम पे अटैक करने से क्या हो जाएगा, आंख में अटैक करता है, मुंह में अटैक करता है, पर ये नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, दिमाग का इंफॉर्मेशन हाथ तक ले जाना, आंख ने जो देखा उसको दिमाग तक पहुंचाना, पैर को क्या करना है वो दिमाग बताएगा। इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है महाराज, नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम पे ही इसने अटैक कर दिया। जब नर्वस सिस्टम अटैक हो जाएगा, मतलब जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, अगर वही ट्रांसफर नहीं होगा तो अपनी बॉडी क्या हो जाएगी, हैंग हो जाएगी। जैसे लैपटॉप में अगर मतलब डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है लैपटॉप को, लैपटॉप हैंग हो जाता है, वैसी बॉडी हैंग हो जाएगी। बॉडी को हैंग होने को क्या बोलेंगे, पैरालाइज हो जाएगी बॉडी, ठीक है। तो ये नर्वस
ऑटो इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डिसऑर्डर हो गया है, खराब हो गया है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है। सैमसंग कंपनी का इम्यून सिस्टम है क्या हमारा जो हैंग हो रहा है? एप्पल कंपनी का इम्यून सिस्टम लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात है। अब इसमें परेशानी क्या आ रही है, मतलब इसको ये परेशानी आपको हो गई है, मतलब ये सिंड्रोम आपको हो गया है, कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि भाई आपके हाथ में झुंझुनी हो रही है, पैर में झुंझुनी हो रही है, पिंस हो रही है, आपको वीकनेस फील हो रही है, आपको थोड़ा थोड़ा सा पैरालिसिस फील हो रहा है, आपके रिफ्लेक्स एक्शन काम नहीं कर रहे हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब सडन एक्शन, जो एक्शन लेने में सोचना भी ना पड़े। जैसे सपोज मेरा हाथ है, वो अगर पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर ऐसे जाएगा तो एकदम से ऊपर उठ जाएगा, या फिर अगर बिजली की तरफ जाएगा तो एकदम से उठ जाता है ना हाथ, तो उसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन वाली चीज है, वो मालूम चल जाएगी हमें। फिर तीसरी चीज क्या है, अब सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये है कि एक एंटीबॉडी दी जाती है, एंटीबॉडी दी जाती है, उसका नाम है IVIG। इम्यून सिस्टम खराब हो गया है, इम्यून सिस्टम खराब हो गया है, तो उसको सही करने के लिए एंटीबॉडी दी जाती है, वो काम करेगी तो अच्छा है। या फिर कुछ सेल्स रहते हैं, उस सेल्स को निकाल लिया जाता है, जो खराब सेल होती है उसको निकाल के सही कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये दो काम करके इंप्रूव किया जाता है। अभी तक 80% लोग बच गए हैं, ये अच्छी बात है। 20% लोग अभी मतलब गुजर गए हैं, वो बेकार बात है। हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है। अच्छा, इसके कारण क्या क्या है, ये कारण जाना जरूरी है। इसका कारण जो बताया जा रहा है वो ये है कि एक बैक्टीरिया है जो खराब पानी अंडे के छिलकों में होता है, क्योंकि वहां पे सफाई नहीं रखी जाती है। उस बैक्टीरिया का नाम है कैंपिलोबैक्टर। कैंपिलोबैक्टर बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया गंदे पानी इन जगह पे होता है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो पेशेंट्स है उन्होंने ये कंज्यूम कर लिया है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हालांकि जब चेक करवाया गया तो मालूम चला कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा जो कारण हो सकता है वो हो सकता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, आपको सांस लेने में कोई परेशानी आ रही है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तीसरा है वैक्सीन। WHO ने बोला है कि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं, कुछ वैक्सीन की वजह से भी ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 कारण है, डरिएगा नहीं, ठीक है। तो ये दूसरी न्यूज कवर हो गई हमारी, तीसरी न्यूज कवर हो गई एक्चुअली। चलिए अब चौथी न्यूज पे आते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग। चाइल्ड ट्रैफिकिंग रिगार्डिंग न्यूज है। अब ये न्यूज क्यों है? क्या इस पर यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। यूपीएससी में क्या क्वेश्चन था ये देख लो। हाँ, इंडियाज प्रॉक्सिमिटी टू ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट इलिसिट ओपियम ग्रोइंग स्टेट। इंडिया की प्रॉक्सिमिटी, उसके आसपास जो इलिसिट गलत तरीके से ओपियम प्रोडक्शन करने वाले स्टेट्स हैं उसके पास में है। हैज इनहेंस्ड हर इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न, जिसकी वजह से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी परेशान हो रही है। एक्सप्लेन द इंटरलिंकेज बिटवीन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इलिसिट एक्टिविटीज सच एज गन रनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, व्हाट काउंटर मेजर शुड बी टेकन। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर 2018 में और बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इसको पढ़ना। पहले तो इसको छोटा करना पड़ेगा। देखिए ये न्यूज क्यों है, मतलब ये न्यूज आई क्यों है, किस खुशी में ये न्यूज आई है? ये न्यूज इसलिए आई है क्योंकि 19 दिसंबर और जनवरी का जो हमारा महीना है, 25 और 26 जो साल है हमारा, दिसंबर जनवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिगार्डिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के रिगार्डिंग एक फैसला सुनाया है स्पेशली। वो फैसला डिस्कस करा इस एडिटोरियल में, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। केस क्या था सुप्रीम कोर्ट के पास? केस क्या था? केस था KP किरण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पीनी पुलिस, ठीक है। ये वाली बात याद रखिए, कौन सा केस था, ये इंपॉर्टेंट है। 2025 दिसंबर 2025 में कौन सा केस चल रहा था? KP किरण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पीनी पुलिस, इसकी केस था। अब इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। डायरेक्शंस क्या क्या दिए हैं वो सुनना है हमें, ठीक है। पहला उन्होंने बोला है
सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात ये बोली है कि जो भी सर विक्टिम रहेगा, पुलिस को बोला है, पुलिस के अगेंस्ट केस था ना, पुलिस को बोला है, ये बोला है कि सर जो भी बच्चा विक्टिम होगा उसको आप एज अ इंजर्ड विटनेस की तरह ट्रीट करोगे। कई बार क्या होता है ना कि जैसे मतलब जो ट्रैफिकर होता है, ट्रैफिकर विलन बोल देते हैं, जो ट्रैफिकिंग कर रहा है बच्चे की, ये विलन मान लेते हैं, ठीक है, और ये बच्चा है हमारा। अब इसको अगर सजा देनी है, इस ट्रैफिकर को, ये विलन को अगर सजा देनी है, तो इस बच्चे से कुछ ना कुछ गवाही लेनी पड़ेगी, है ना, बच्चे की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, बच्चा सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है ना, वो कौन करेगा? पुलिस करेगा। तो वही जज साहब ने बोला है कि साहब आप उसको स्ट्रिक्टली मत पूछना, कुछ भी चीज स्ट्रिक्टली मत पूछना, वो भी बहुत छोटा बच्चा है, उसे एक इंजर्ड विटनेस की तरह ट्रीट करिए प्लीज आप, ये पुलिस वालों को बोला है। दूसरी बात उन्होंने बोला है कि माइनर इनकंसिस्टेंसी, अगर उसकी स्टेटमेंट में कुछ इनकंसिस्टेंसी भी हो, मतलब देखा होगा ना आपने मूवी में कि यहां से वैन जाती है फिर वहां पे जाएगी, मतलब पूरा अगर बच्चा क्लियरली अगर नहीं बता रहा है तो भी परेशान मत होइएगा सर, पुलिस वालों को बोला है सुप्रीम कोर्ट साहब ने, क्योंकि वो बच्चा है, छोटा है अभी। तीसरी बात उन्होंने बोली कि आप थोड़ा सा सेंसिटिविटी टू वल्नरेबिलिटी, उसकी वल्नरेबिलिटी मतलब उसकी कमजोरी के रिगार्डिंग हमें थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा सर, पुलिस वाले को बोला। जज साहब ने बोला कि वो बच्चा है, स्केर्ड होगा, डरा होगा, वो डर रहा होगा पुलिस के आगे या फिर जज साहब के आगे डर रहा होगा, तो हमें ये इन सेंसिटिविटी को देखना पड़ेगा। चौथी चीज ये है कि पुलिस वाले बोलेंगे सर ये बच्चा जब इसको ट्रैफिकिंग कर रहे थे, जब इसे किडनैप कर रहे थे, तब तो इस बच्चे ने चिल्लाया भी नहीं, तो हो सकता है बच्चा जानबूझ के जा रहा होगा, जानबूझ के किडनैप होना चाह रहा होगा, ये बच्चा झूठ बोल रहा होगा सर, हो सकता है। अब ये इस विलन को, जो अच्छा इंसान है, उसको विलन साबित करने के लिए झूठ बोल रहा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट साहब ये बोलते हैं कि साहब जरूरी नहीं है, वो बच्चा डर गया होगा और डर के मारे नहीं चिल्लाया होगा, ऐसे भी तो हो सकता है। तो नो अजम्पशन ऑफ कंसेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रॉन्ग करा है, सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड को सपोर्ट करा है और जो विक्टिम है उसे क्या करा है? वीक करा है। अब ये वाली बात क्यों हो रही है? मतलब ये तो गलत बात है, मतलब ये बात तो गलत है भाई। इसको गवर्नमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट के पास दो लोग आए हैं, उनके सामने एक बच्चा आया है और एक ऐसा इंसान आया है जो ये बोल रहा है कि साहब मैंने तो इस बच्चे की ट्रैफिकिंग नहीं करी है, मैंने इस बच्चे को चोरी करने की कोशिश नहीं करी है, पर बच्चा बोल रहा है कि इसने मुझे चोरी करने की कोशिश करी है। और सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद करी जाती है कि दोनों को बराबर देखेंगे, पर सुप्रीम कोर्ट साहब ने तो एक डायरेक्टिव एकदम फैसला निकाल दिया है और पुलिस के अगेंस्ट निकाल दिया फैसला कि हम सपोर्ट करेंगे बच्चे का। 4 पॉइंट बता दिया। ऐसा क्यों? कोई डेटा है जो इस बात को प्रूफ कर रहा है कि बच्चा गलत है या फिर ये इंसान गलत है? कोई डेटा है आपके पास? बिल्कुल है डेटा साहब, ये देखो डेटा। अगर मैं पहले बता देता तो आप लोग को समझ में नहीं आता उस डेटा की इंपॉर्टेंस, इसलिए उस डेटा को मुझे बाद में बताना पड़ेगा। वो डेटा छिपा हुआ है, उसको ढूंढना पड़ेगा। वो डेटा ये है कि 2022 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग अराउंड 3000 बच्चों की ट्रैफिकिंग हुई थी जो 18 से कम उम्र के थे। समझ में आ गया? 18 से कम उम्र के 3000 बच्चों की ट्रैफिकिंग हुई थी 2022 में। 2024 और 25 में अराउंड 53,000 बच्चे मिले। 53,000 बच्चे हमें मिल गए, मतलब पुलिस ने मेहनत करी, उन 53,000 50,000 बच्चों को ले आई वापस, मतलब ट्रैफिकर से बचा के ले आई, मतलब पुलिस काम कर रही है। पर जब 50,000 बच्चे आए तो भी कन्विक्शन रेट 4.8% है। मतलब यह है कि जो गुनहगार है, जो आरोपी है, उनको सजा नहीं मिल रही है। 96% जो आरोपी है वो बच के चले जा रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि हमने तो इस बच्चे को किडनैप करा ही नहीं, ये बच्चा जो स्टेटमेंट दे रहा है वो इनकंसिस्टेंट है, ये बच्चा तो बिना बोले, जब हम इसे किडनैप कर रहे थे इसे तो चिल्लाना चाहिए था, इसने चिल्लाया नहीं। ये सब बातें बोली किसने बोली? जो मतलब जो गुनहगार है उसने।
तो उसी के ही रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट साहब ने फैसला सुनाया है, क्योंकि कन्विक्शन रेट क्या था, कम था। यहां से आपको बातों को समझना है, 5% का भी कन्विक्शन रेट नहीं है, 5% का भी। ठीक है, अब देखते हैं गवर्नमेंट इसके लिए क्या देश में कोई कानून बना है? बिल्कुल बना है साहब, ऐसा कैसे हो सकता है बना ही नहीं, कानून ही नहीं बना होगा, कानून बना है। हमारे पास कौन सा आर्टिकल है जो बचाता है बच्चों को? आर्टिकल 23 है क्या? चाइल्ड ट्रैफिकिंग बचाता है, अब चाइल्ड ट्रैफिकिंग का अगेंस्ट है। आर्टिकल 39 डीपीएसपी है क्या? बिल्कुल वो भी है। आर्टिकल 23 आर्टिकल 39 है। ठीक है, फंडामेंटल राइट कौन सा इनमें से? आर्टिकल 23 है। ठीक है, उसके बाद भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पैनल कोड तो चला गया, भारतीय न्याय संहिता है क्या? भारतीय न्याय संहिता में अब कोई सेक्शन है क्या? बिल्कुल है, सेक्शन 143, सेक्शन 143, सेक्शन 144 सेक्शन है। क्या बच्चों की ट्रैफिकिंग हो रही है तो कोई कानून तो होगा। क्या आपने पॉस्को एक्ट का नाम सुना है? पॉस्को एक्ट हमने पढ़ा था, पॉस्को एक्ट याद करो, कल की ही क्लास में पढ़ा था हमने, कल परसों क्लास में पढ़ा पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट बना हुआ है। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ा है। जुवेनाइल जस्टिस में यह है कि बच्चों से आप कोई भी हरासमेंट वाला काम नहीं करा सकते हो, मतलब बम की फैक्ट्री में काम करा रहे हो, ये सब काम नहीं करा सकते हो आप बच्चों से। ठीक है, और जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल देना, होम्स की फैसिलिटी अवेलेबल कराना, मेडिकल केयर की फैसिलिटी अवेलेबल कराना, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है जो 2015 बना था। पॉस्को एक्ट में हमने ये देखा था, पॉस्को एक्ट में हमने ये देखा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में देखा था। इंडिया में अराउंड 750 फास्ट ट्रैक कोर्ट है, उसमें से अप्रोक्सीमेटली मोर देन 400 फास्ट ट्रैक कोर्ट किसके लिए काम कर रहे हैं? मोर देन 400 फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, पॉस्को एक्ट के अंदर काम कर रहे हैं। और उनका जो सक्सेस रेट है वो हर मतलब एवरेज अगर कोर्ट का केस अगर 9% है तो वो 18% केस सॉल्व कर रहे हैं पॉस्को एक्ट के अंदर। तो हमारे पास जो कानून बने हैं वो स्ट्रांग तो हैं और काम भी अच्छे से कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे फैसले सुनाए, जैसे एमसी मेहता केस में उन्होंने काम करा है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैफिकिंग के रिगार्डिंग बोला है। एक विशाल जीत केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग बोला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाए, बहुत सारे फैसले भी दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे कानून है, पर फिर भी ट्रैफिकिंग हो रही है। इसका कारण क्या है? फिर भी ट्रैफिकिंग हो रही है, इसका कारण क्या है? पहला कारण तो यह है कि पहला कारण तो यह है कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इससे क्या होता है कि इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया के थ्रू ही लोग, जो बड़े जो ट्रैफिकर्स होते हैं, वो बच्चों को अपने झांसे में ले लेते हैं। दूसरा ये है कि जो ब्लिंकिट का ऐड आता है, ब्लिंकिट देखा होगा आपने, वो ब्लिंकिट वाला एक पूरा बैग लेके आता है, या फिर बहुत सारी अलग अलग जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो अपना बहुत बड़ा बड़ा बैग लेके आते हैं। तो ये आर्टिकल ये कह रहा है कि उस बैग में बच्चे को रख के ले जाते हैं। तो ऐसा भी हो रहा है। ठीक है, तीसरी चीज क्या हो रही है यहाँ पे? 4 पॉइंट करंट रियलिटी। हाँ, तीसरी चीज ये हो रही है कि जो पुलिस है वो किसकी तरफ है? स्टेट गवर्नमेंट की तरफ है। पर जो ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये पैसा, इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा आ रहा है सेंटर से। तो दोनों आपस में काम नहीं कर रहे अच्छे से। ये तीसरी परेशानी है। तो ये सारी परेशानियां हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने एक सॉल्यूशन दिया है। नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने बोला है कि एक तो हमें क्या करना चाहिए, जो विलेज है हमारा गांव, वहां पे जो वल्नरेबल फैमिलीज हैं उसको देखना चाहिए भाई, उसे टारगेट करना चाहिए कि कहीं वो वल्नरेबल फैमिली, जो कमजोर फैमिली है, गरीब फैमिली है, वो अपने बच्चे को बेच तो नहीं रहा है, पहला। दूसरा हमें देखना चाहिए कि ट्रैवल करते वक्त, मतलब रेल से, ट्रेन से, रास्ते में कोई इंसान किसी बच्चे को किडनैप तो नहीं कर रहा, ये दूसरा देखना चाहिए। तीसरा क्या है? तीसरा डेस्टिनेशन सिटी। हमारे शहर में कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे लाइट नहीं है, जहाँ भीड़ नहीं होती है, उन एरिया पे हमें छानबीन करते रहने चाहिए पुलिस को। ये 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग को हम रोक सकते हैं। बाकी जो एक पॉइंट था, गवर्नमेंट को तालमेल करके काम करना चाहिए, उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग की न्यूज हो गई। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सारे डेटा इसको याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और, एक घर पोर्टल बनाया गवर्नमेंट ने, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है।
गवर्नमेंट ने बनाया है घर पोर्टल। इस घर पोर्टल से क्या कर सकते हैं, आप बच्चा कहाँ जा रहा है उसको देख सकते हैं, ठीक है, मतलब उस पर नजर रख सकते हैं कि अगर बच्चे की ट्रैफिकिंग भी हुई है तो उसको देख सकते हैं, बच्चा का जो मूवमेंट है उसको ट्रैक कर सकते हैं इस घर पोर्टल पे। इस घर पोर्टल का पूरा नाम क्या है, गो होम विथ रीयूनाइट, ये गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रैक करता है बच्चों के मूवमेंट को। दूसरा काम क्या करता है, ये केस ट्रांसफर, मतलब अगर सपोज बच्चा बिहार से दिल्ली आ गया है तो ये इस पोर्टल के थ्रू डायरेक्टली जो केस है वो बिहार ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब इजीली वो जो केस है वो फास्ट ट्रैक में जल्दी जल्दी हो जाएगा सॉल्व। तीसरा ये है लिंक टू हेल्प, मतलब सपोज कोई बच्चा, किसी बच्चे की ट्रैफिकिंग हुई है और वो बच्चा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को मिल जाएगी, और गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज चल रही है, गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, जो वीकर सेक्शन के लिए जो स्कीम चल रही है वो सारी स्कीम इसको मिलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। वैसे तो पहले से गवर्नमेंट दे रही है पर चांसेस और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये घर पोर्टल याद रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट याद रखिएगा। उसने कौन कौन से डेटास बोले, वो 3 जोन वाली बात बोली है ना, उसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आखिरी न्यूज है ट्रम्प साहब से रिलेटेड। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक नॉर्मल डे में ट्रम्प साहब की न्यूज ही ना आए, ठीक है। अब ट्रम्प साहब ने क्या कर दिया, अभी आज की न्यूज थोड़ी सी पॉजिटिव है। ट्रम्प साहब ने इनवाइट करा है इंडिया को, किसके लिए इनवाइट करा है, गाजा पीस बोर्ड के लिए, गाजा पीस बोर्ड के लिए। आइए, गाजा पीस बोर्ड क्या है, गाजा पीस बोर्ड ये है कि हमें मालूम है कि इजराइल ने गाजा में जो वो हमास वाले थे, हमास जो टेररिस्ट ग्रुप था, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है इजराइल ने। तो अब वहां पे अब ये बोल के बर्बाद करा है ना कि ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं और ये लोग पैलेस्टीन लोगों को भी परेशान कर रहे हैं, गाजा के लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। जब तक यहाँ पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन जाएगी तब तक, जब तक ये गाजा वाले टेररिस्ट यहाँ से हटेंगे नहीं तब तक हम अटैक करते रहेंगे। अब जब वो लोग हट गए हैं तो फिर से वहाँ पे स्टेबल कंडीशन बनानी पड़ेगी, और स्टेबल कंडीशन बनाने का जो ठेका है वो किसने लेकर रखा है, यूएस ने लेकर रखा है, क्योंकि पीस प्राइस तो मिलना चाहिए ना। अब तो मिल भी गया है, मतलब कहीं से उन्होंने इधर उधर से अपने जुगाड़ लगा के पीस प्राइस ले भी लिया है ट्रम्प साहब ने, ठीक है। तो यूएस अच्छे से काम करता है, ये ठेका भी यूएस ने लिया है, इसको बड़ा ठेकेदार वही है। अब यूएस ने ठेका लिया है ये काम करने का, तो ये काम किस तरीके से, मतलब गाजा को फिर से स्टेबल बनाना, स्टेबल जगह बनानी है। तो एक तो ये करा है, वहां पर एक लोकल लेवल पे ऑफिशियल तैयार कर लिए हैं। लोकल लेवल पे कुछ ऑफिशियल होंगे, जैसे हमारे म्यूनिसिपैलिटी होती है ना, वैसे वहां पर लोकल लेवल पे ऑफिशियल होंगे जो ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, और उससे ऊपर एक गवर्निंग बॉडी होगी जिसका नाम है गाजा पीस बोर्ड। गाजा पीस बोर्ड, ये गाजा पीस बोर्ड क्या करेगा, ये गाजा पीस बोर्ड देखेगा कि ये लोकल ऑफिशियल कैसे काम कर रहे हैं, मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं करप्शन तो नहीं कर रहे हैं, फिर से हमास वाले तो आ नहीं रहे, ये सब देखेगा, एक काम। दूसरा काम ये देखेगा कि भाई मनी मैनेजमेंट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ पे जो पैसा लगा रहे हैं ये लोग, ये सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये देखेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे, तीसरा काम ये, अगर ये लोकल ऑफिशियल अच्छे से काम नहीं करेंगे, या फिर अगर यहाँ पे फिर से हमास वाले आने की कोशिश करेंगे, तो गाजा पीस बोर्ड की जो आर्मी होगी वो आर्मी इस जगह पे शांति मेंटेन करेगी। ये परेशानी है, इस परेशानी की वजह से हमारी गवर्नमेंट ने यहां पे जाने से एग्री नहीं किया, ठीक है। अभी तक एग्री नहीं करा, अभी तक वो इनवाइट को एक्सेप्ट नहीं करा। देखो क्या है आखिरी बात, ये देखो, इंटरनेशनल स्टेबलाइज फोर्स, यूएस ने, देखो अभी तक हमने ब्लू हेलमेट आर्मी का नाम सुना था, जो यूनाइटेड नेशन की पीस आर्मी थी। यूनाइटेड नेशन की एक फोर्स थी पीस मेंटेन करने के लिए, ब्लू हेलमेट बोलते थे उसे, है ना। उसमें हमारे बहुत सारे इंडियन थे, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, भाई पीस को मेंटेन करना है, क्या प्रॉब्लम हो गई। पर फिर यूएस ने क्या बनाई, एक बनाई रेड लाइन, यूएस ने बनाई रेड लाइन आर्मी, रेड लाइन, और उसका उसने नाम रखा इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स। क्या नाम रखा,
इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स। अब इसका काम यह है, इस फोर्स का काम यह है कि जहां पर भी अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी वर्ल्ड में, वहां पे हमारी फोर्स आ जाएगी। अब इस फोर्स में इंडिया के मेंबर भी डालने पड़ेंगे। अगर आप इस ग्रुप में, इस बोर्ड के मेंबर अगर आप बनना चाहते हो, गाजा पीस बोर्ड के अगर आप मेंबर बनोगे, तो आपको इस फोर्स में, इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स में इंडिया के लोगों को भी डालना पड़ेगा। ये परेशानी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोल रही है कि ऐसे किसी भी बोर्ड में हम मेंबर नहीं बनेंगे, या हमारी आर्मी ऐसे किसी भी फोर्स का पार्ट नहीं बनेगी जो लड़ाई झगड़ा वाला काम करेगी। हमें शांति प्रिय लोग, यूनाइटेड नेशन पीस की जब आर्मी बनेगी तो उसमें सबसे आगे होंगे, हमारी दवाइयां वहां पे होंगी, हमारी आर्मी वहां पे होगी, पर ऐसी जगह पे हम नहीं होंगे। तो ये परेशानी चल रही है, इसलिए अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन नहीं करा है, एक्सेप्ट नहीं करा है, साइन नहीं करा है। ठीक है, चलिए, ये सारे जो भी डेटा, जो भी न्यूज़ हमने पढ़ी है, जो पीडीएफ है हमारी, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।